सो फिस्कल पॉलिसीज के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो। सही है। मसलन ऐसी तमाम पॉलिसीज तो ऐसी तमाम वो पॉलिसी जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसीज में आएंगी। पहले तो एक मिनट के लिए जब भी फिस्कल का लफ्ज है तो एक तरफ बना लिया करो, टैक्स और स्पेंडिंग। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पता है क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है। इकोनॉमी बूस्ट हो, इकोनॉमी बूस्ट हो मतलब डिमांड्स हाई हो, डिमांड बढ़े, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड नहीं कर पा रहे तो उनको सब्सिडाइज रेट कर दिए तो लोग डिमांड करने काबिल हो जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को कम करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्पेंडिंग बढ़ाएगी और टैक्सेस कम करेगी, ताकि टैक्स कम करने से इन्वेस्टर्स आएंगे, टैक्स कम करने से इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे तो लोग भी डिमांड करेंगे चीज़ों को, तो टैक्सेस कम करने से इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा बच रहे हैं, वो भी एंटर होंगे, वो भी मार्केट के अंदर जो है ना नए बिजनेसेस ओपन करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे फर्दर, और एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, और एम्प्लॉयज़ आएंगे तो और परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों में, जो कल तक अनएम्प्लॉयड थे वो भी खरीद पाएंगे। टैक्स रेट्स कम होने की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स भी तो कम हो सकते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने की वजह से चीज़ें सस्ती पड़ रही तो लोग और खरीद रहे, डिमांड बूस्ट हो रही है। स्पेंडिंग जब गवर्नमेंट कर रही है, किसी किस्म की सब्सिडीज दे रही है या हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज क्रिएट कर रही है, तो जब सब्सिडीज दे रही है तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ गए, तब भी डिमांड बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट खुद फैसिलिटीज दे रही है, ठीक है ना, तो भी लोग डिमांड करेंगे ही वो। सही। तो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। वो पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है जिसमें टैक्स को घटाना और स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपनी बढ़ाती है, मतलब गवर्नमेंट अपने सर पे सारा वजन ले लेती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में। तो इससे क्या होता है, कल तक अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल लोगों की डिमांड पूरे मुल्क की पूरे साल की ये इस ऑल्टरनेट पे होती, तो वो आउटवर्ड शिफ्ट होकर उस ऑल्टरनेट पे चली जाएगी, ठीक है ना। LRAS जो लिखा है ना, यह है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये लॉन्ग रन क्यों लिखा है, इस वर्ड को अभी छोड़ दो, बस सप्लाई समझो तुम इसको, सप्लाई कर, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नुकसानात एक्स से लिखे और फायदे टिक से लिखे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी उसके ऑपोजिट होती है। वो क्या करती है, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कर देती है। सही। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर होता यह है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट्स बढ़ा देती है, टैक्स रेट्स बढ़ा देती है और अपनी स्पेंडिंग या तो कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है तो जिसको कल तक सब्सिडीज मिल रही थी, गवर्नमेंट उसको स्पेंडिंग वो सब्सिडीज नहीं दे रही, तो वो नहीं डिमांड कर रहा, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। गवर्नमेंट खुद फराम कर रही थी कोई प्रोडक्शन सर्विसेज, तो गवर्नमेंट खुद भी तो डिमांड कर रही थी, गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग छोड़ दी, तो खुद फराम करना छोड़ दिया प्रोडक्शन सर्विसेज, तो गवर्नमेंट भी डिमांड नहीं कर रही, तब भी बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोगों को चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, तो लोगों ने कम डिमांड की, महंगी पड़ने की वजह से कम डिमांड की। लेकिन गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए सप्लायर्स के, ठीक है ना, तो सप्लाई का खैर बैकवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लायर्स के टैक्स बढ़ाने में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी बैकवर्ड, वो भी कर देनी थी खैर यहाँ पर, लेकिन अभी मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी किस्म के भी ऐसे रेगुलेशंस क्रिएट करे, पेनल्टीज क्रिएट की, फाइन्स क्रिएट करे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उन प्रोडक्ट्स की एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी पूरे साल की। तो जो भी पूरे साल की जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड गिरे, पूरी कंट्री की तो एग्रीगेट डिमांड में उसका हिस्सा बनेगा ना। तो ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो डिमांड गिराती है, डिमांड को शिफ्ट बैकवर्ड्स करती है, पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है ना तमाम यूनिट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बैकवर्ड शिफ्ट करती है। और ये कब होता है, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है या अपनी स्पेंडिंग कम करती है, ठीक है। और ये कहलाती है कौन सी पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट करती है इकोनॉमी को, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। उसका नुकसान यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम्स विद फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पॉसिबल, ये यहाँ पर लाइन से आपके पास लाइन डाउन हुए हुए हैं, ये मैं एक एक करके समझा देता हूँ। अच्छा, फिस्कल पॉलिसीज़ के साथ अब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करे और स्पेंड करे, पर इसके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, जाहिर सी बात है। एक तो ये कि ट्रेड ऑफ क्या है, ट्रेड ऑफ कहते हैं कि किसके एक्सचेंज में क्या लूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो या आप
ऑन द अदर एंड कह दो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो, चलो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। लोगों की जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अगर आपका सप्लाई कर्व ये था पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट या इस प्राइस लेवल्स पे था, फिर हायर प्राइस लेवल्स पे आ गया, तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ना इसका इम्पैक्ट है। तो आप कब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने चलते हो तो फिर कहीं ऐसा हो जाता है कि डिमांड गिर जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाते हो डिमांड गिर जाती है, डिमांड गिरती है तो फिर लोग जॉब से निकाले जाते हैं, क्योंकि सप्लायर्स को उनकी सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स ही नहीं बिक रही अगर, तो लोगों को भी वो अनएम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ होता है आपस में, मतलब ट्रेड ऑफ का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ ले रहे हो तो फिर कुछ देना भी पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो क्रिटिक्स से देयर इजंट ऑलवेज अ क्लियर ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि कितने से ट्रेड ऑफ होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम करने की तरफ हमने पॉलिसीज बनाए तो कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा, डोंट नो, क्योंकि क्लियर नहीं है ना। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाओगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो किसी एक सेक्टर के लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद वो कौन से सेक्टर को डिमांड करेंगे, नॉट क्लियर। तो कौन से सेक्टर की डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ प्राइस इन्फ्लेशन आ सकता है, सही, वी डोंट नो। मैनी कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड हाई लेवल्स ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली। फिर ऐसा भी है कि बहुत सी इकोनॉमीज जो है ना दोनों चीज़ एक साथ फेस करते हैं, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ये भी पॉसिबल, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस हाई हो गए, प्राइसेस हाई होने की वजह से लोग चीज़ें खरीद नहीं रहे, जब प्राइस हाई होने की वजह से लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे तो अगेन सप्लायर्स अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल लें तो और लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो और लोग फिर कम डिमांड करेंगे, तो और कम डिमांड होगी तो और लोग अनएम्प्लॉय होंगे। सो जब इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड गिर सकती है, इन्फ्लेशन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम होने की वजह से लोगों को निकाला जा सकता है जॉब से कि भाई हमारी क्वांटिटीज डिमांड ही नहीं हो रही तो हम क्या प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, तो अब जॉब से ले ऑफ कर दिया, जॉब से ले ऑफ किया तो उनकी भी परचेसिंग पावर के लोग, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन साथ भी चल सकती है, ट्रैवल कर रहे हो साथ। कभी होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने जाओ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं मिसाल दूँ, फिस्कल पॉलिसी की वैसे चल रही थी लेकिन मॉनेटरी की मिसाल देता हूँ। इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट्स कम करने से क्या होगा, बिजनेसेस ने लोन्स लेके अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना शुरू किया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम होने से जब बिजनेसेस एक्सपेंड हुए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो एक तो लोगों के पास परचेसिंग पावर आ गई, सेकेंडली लोन्स सस्ती होने की वजह से लोगों ने लोन्स पे चीज़ें भी खरीदना शुरू कर दी, तो उससे अब इन्फ्लेशन बढ़ गई। सो ये हम पहले बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। सो ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक चीज़ सीधी करने जाओ दूसरी छिड़ जाती है, एक चीज़ छेड़ते हो तो दूसरी छिड़ जाओ, दैट्स हाउ इट हैपेंस विद इन एन इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइमिंग इश्यूज। अब आप फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो और आपने जो प्लान की सारी फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमी ने कोई और डाउन टर्न ले लिया, अब उस वक्त वो फिस्कल पॉलिसीज हो सकता है एप्लीकेबल ना हो। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एक इकोनॉमी पूरी उसकी फिस्कल पॉलिसी बनाना, कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर्स के अंदर कितने किस्म के परचेजिंग बिहेवियर्स हैं, सप्लायर्स के अपने प्रोड्यूसिंग बिहेवियर्स हैं, उन सबको कैलकुलेट करते हुए कोई फिस्कल पॉलिसी बनाना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट स्टिल इट्स पॉसिबल। ना करने से बेहतर है कोई पॉलिसी बना के चले तो कुछ बेहतरी अचीव हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि ओवर टाइम, ईयर ऑन ईयर इकोनॉमीज लर्न करती हैं अपनी मिस्टेक्स से और दूसरी इकोनॉमीज के मिस्टेक से भी, तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो बेहतर होती चली जाती है फिस्कल पॉलिसी। ये नहीं कि हर दफ़ा जीरो से शुरू करनी है, पिछले एक्सपीरियंसेस एडेड चल रहे हैं ना, तो पिछले एक्सपीरियंसेस में क्या कमी बेशी हुई तो अगली दफ़ा फिस्कल पॉलिसी उसी हिसाब से बनेगी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउड आउट करने का मतलब ये, क्राउड आउट करना ये होता है कि एक कोई भी चीज़ के अंदर से क्राउड आउट कब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, इस पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसके पीछे पूरी क्यूज है, ये क्राउड आउट सारे कब होंगे, जब ये अपॉर्चुनिटी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो इसकी एक्सपेंस को जो बेयर कर सकता है सिर्फ वही बचेंगे, सही। सो दैट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट, एक बेसिक जनरली ये क्राउड आउट है। अब जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हुए स्पेंडिंग्स करना चाह रही है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाना चाह रही है,
तो गवर्नमेंट एक तो टैक्स रेवेन्यू से जो चीज़ें कलेक्ट करती है उससे स्पेंडिंग करती है, सेकेंडली गवर्नमेंट बोरोइंग भी तो करती है ना, क्योंकि टैक्स से स्पेंडिंग करना है, साथ में स्पेंडिंग के जो टारगेट्स मीट करने के लिए और पैसा चाहिए तो बोरो करेगी गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बोरो करेगी, जब गवर्नमेंट्स की बोरोइंग बढ़ जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए पैसा कम रह जाएगा, सही है। और जब प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए कम रह जाएगा तो अगेन इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब बोरो करेगा तभी एक्सपेंड करेगा ना अपने ऑपरेशंस को, सही है। तो और साथ में जब आप यूं समझो कि लोन्स हैं एक तरफ और एक तरफ लोन्स के प्राइसेस हैं, एक तरफ लोन्स रख दो एक्स एक्सिस पे कि इतनी लोन्स इतनी लोन्स इतनी लोन्स, जितनी भी लोन्स हैं जितने इतने डॉलर्स की, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो लोन्स की कॉस्ट होती है ना, वो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, कितनी इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है। अब अगर मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ चल रहा है कि लोन्स की सप्लाई जो है वो ये रही और लोन्स की डिमांड ये रही, अब गवर्नमेंट लोन्स को डिमांड करना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट भी लोन्स को डिमांड करना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो गया लोन्स का, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी में। लोन्स कौन सेल करता है, बैंक्स सेल करते हैं, और बैंक्स जब कह रहा हूँ तो गवर्नमेंट जहन में नहीं आनी चाहिए, जो प्राइवेट बैंक्स सारे, तो प्राइवेट बैंक्स के पास लोन के कस्टमर्स बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड लोन्स लेने आ रहे थे, साथ में गवर्नमेंट भी आगे लोन ले, तो डिमांड कर्व लोन्स का आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उससे इस इंटरेस्ट रेट्स पे इतनी लोन्स मिल रही थी तो अब हायर लोन्स मिल रही है एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो इंटरेस्ट रेट जो है प्राइस 1 से प्राइस 2 पे चले जाए अगर, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्यों गए, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो करना शुरू कर दिया, क्लियर है। तो इससे लोन्स एक्सपेंसिव हो गई, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक तो बची नहीं क्योंकि गवर्नमेंट से लोन्स ले रही है, और सेकेंडली लोन्स जो है वो एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग पॉलिसी है, जो कि फिस्कल पॉलिसी में आती है, वो कहीं ना कहीं आपकी बोरोइंग की जो मार्केट है उसके अंदर भी इतना जो है ना प्रेशर डाल देते, इतनी लोन्स गवर्नमेंट उठा लेती है कि फिर जो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए बचती ही नहीं है लोन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहने को तो है कि गवर्नमेंट लोन्स लेके इस पब्लिक में स्पेंडिंग कर रही है, लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर के लोन्स कम बच जानी, तो इस तरह की बातें। बहरहाल ये आप हेडिंग्स के अंदर सारी डिटेल्स लिखे हुए पढ़ते रहोगे, समझ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट को अगर अपनी लोन्स को कवर करना है तो उसके लिए फिर हायर टैक्सेस करेगी, ठीक है। अच्छा, एक तरफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी का हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंशनरी जो प्योर एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो ये टैक्सेस कम होना और स्पेंडिंग सा बढ़ना, लेकिन गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरो कर रही है, अब उस बोरो किए हुए पैसे को वापस भी तो करना है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा के रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और फिर वो पे ऑफ करेगी जो बोरोड अमाउंट्स हैं, क्लियर है। बट आर्ग्यूएबल भी है, ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो गवर्नमेंट को हो सकता है टैक्स ना बढ़ाना पड़े, बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया ना गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करके, तो इससे ये फायदा हो गया कि सप्लायर्स बढ़ गए मार्केट में जब सप्लायर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होकर सेल हो रहे हैं, तो सब वो ज़्यादा सप्लायर्स का ज़्यादा रेवेन्यू तो ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को, चाहे टैक्स रेट कम ही क्यों ना हो, टैक्स रेट कम है लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, तो उन सबसे टैक्स जो कलेक्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में टैक्स बढ़ाना ही पड़े, डिपेंड करता है बोरो करके स्पेंड कहाँ कर रहे हो। अगर आप बोरो करके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए आप स्पेंड कर रहे हो तो फिर तो आप फ्यूचर में नुकसान में। अगर गवर्नमेंट बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो फ्यूचर में फायदा है गवर्नमेंट को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बहुत सारे बिजनेसेस खुलते हैं उन जगहों पे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस बनती हैं, वाटर की प्रोविजंस होती है, जहाँ पर लेट्स सपोज किसी कोई ऐसे लैंड जहाँ पर इरिगेशन नहीं होती थी वहाँ पर कैनाल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया और कैनाल इरिगेशन वहाँ शुरू हो गई, तो इससे क्या होगा, वो लैंड जो है कल्टिवेबल हो गया, ठीक है, वहाँ पर अब इरिगेशन हो सकती है, तो इरिगेशन होने की वजह से प्रोडक्शन हो सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब हो जाएगी वहाँ से तो फिर वहाँ से जो कमाएंगे वो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यूज देंगे टैक्स की सूरत में, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंसेस पे बोरो करके पैसा लगा रही है तो बिजनेसेस खुले और वो पे बैक कर दे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है स्पेंडिंग करने के लिए, और कौन सी स्पेंडिंग करने के लिए, अपने करंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करने के वो अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर स्पेंड आउट कर दे तो मतलब फर्दर बिजनेस थोड़ी खुलेंगे, बस करंटली जो इकोनॉमी वही मेंटेन रह पा रही है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को ये जब पे बैक करने की बारी आएगी इन बोरोड लोन्स को तो उस वक्त टैक्स रेट बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है? बहरहाल नेक्स्ट साइड रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स। अब मिसाल लेते हैं कि गवर्नमेंट की अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के वो है इफेक्ट्स हैं यहाँ पर,
कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है और अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है। तो जहां गवर्नमेंट कल तक सब्सिडीज दे रही थी, सब्सिडीज देना छोड़ दे तो डिस्करेज हो जाएंगे। वो जिन जिन को सब्सिडीज मिलती थी, उमूमन फार्मर्स को मिलती है या हॉस्पिटल्स को मिलती है, किसी किस्म की ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे सब्सिडीज मिलती है जो नीड्स हो, तो वहां सब्सिडीज देना गवर्नमेंट बंद कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है। तो वो सेक्टर्स जो है वो हो सकता है या तो अपने प्राइसेस बढ़ा दें या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दें, कुछ ना कुछ करें, सही है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की एक मिसाल ये कि हाई टैक्सेस कर दे गवर्नमेंट, हाई टैक्सेस कर देगी तो फिर अगेन हाई टैक्स होने से जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी डिस्करेज हो जाते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा क्योंकि महंगाई इतनी है। जो बिजनेसेस हैं वो भी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे कि टैक्सेस ना पे करने पड़ते हैं। जो इन्वेस्टर आ सकता था वो भी नहीं आएगा, वो भी किसी और मुल्क में इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि इस मुल्क में टैक्सेस बहुत है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के तो नुकसान हमने देख ही लिया। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहरहाल यू विल जस्ट रीड दिस आउट, क्योंकि पीछे से कंटिन्यूएशन में है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें पीछे बहुत दफ़ा कर ली मैंने।